मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सामरलेख, जिला जयपुर। आधुनिक भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत की कल्याणकारी सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं बना रखी है। कुछ योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी प्रचलित थी और कुछ योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लागू की गई है। सभी योजनाओं को सरकार ने समय समय पर संशोधित भी किया है। वर्तमान में समाज सुरक्षा की अनेक योजनाएं लागू है। वे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संचालित की जाती है। वे सभी अधिनियम योजनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम। दूसरा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तीसरा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं संचालित की जाती है। भविष्य निधि योजना, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, कर्मचारी जमा संबद्ध योजना। इनके अतिरिक्त एक नई परिवार पेंशन योजना भी प्रारंभ की जाने की संभावना है। असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम, कोयला खान भविष्य निधि योजना, मातृत्व लाभ अधिनियम, उपदान भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, विक्रय संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम, जबरी छुट्टी तथा छंटनी की क्षतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाएं। अब इनमें से पहली है श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। वर्कमेंस कंपेंशन एक्ट 1923। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में सर्वप्रथम श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम का निर्माण किया गया था। यह अधिनियम सन 1923 में पारित किया गया तथा 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया। इस अधिनियम में तब से अनेक बार आवश्यक परिवर्तन भी किए गए। अंतिम बार परिवर्तन मई 1995 में किया गया था। क्षेत्र, इस अधिनियम का क्षेत्र क्या है? यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर भी लागू होता है। यह अधिनियम रेलवे, कारखानों, बागानों, खानों, स्वचालित परिवहन संस्थाओं, निर्माणी उद्योगों पर भी लागू होता है, किंतु यह अधिनियम उन उपक्रमों पर लागू नहीं होता जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू होता है। क्षतिपूर्ति अधिकार, इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित बातों के पूरा होने पर श्रमिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिक इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार श्रमिक हो, चाहे उन्हें कितनी ही मजदूरी क्यों नहीं मिलती हो, किंतु 2000 रुपये से अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों क्षतिपूर्ति राशि की गणना करते समय उनकी मजदूरी 2000 रुपये मानकर ही की जाएगी। श्रमिक कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में चोटग्रस्त हो गया हो अथवा मर जाता हो। जब श्रमिक चोटग्रस्त होता है तो कम से कम 3 दिनों के लिए कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया हो अथवा स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया हो दुर्घटनाओं में से क्षतिग्रस्त होते समय वे किसी प्रकार के नशे, शराब या अन्य मादक दवाओं के नशे में नहीं हो और दुर्घटना सुरक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण नहीं हुई हो। दुर्घटना सुरक्षा उपायों के हटाने अथवा सुरक्षा उपायों का प्रयोग न करने के कारण उत्पन्न नहीं हुई हो और श्रमिक की मृत्यु या अयोग्यता व्यावसायिक रोग के कारण उत्पन्न हुई हो। क्षतिपूर्ति राशि, इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने के लिए क्षति की प्रकृति तथा मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है। क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने के लिए क्षति या दुर्घटनाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मृत्यु, दूसरा स्थायी पूर्ण अयोग्यता अथवा विकलांगता, तीसरा स्थायी अपूर्ण अयोग्यता और चौथा अस्थायी अयोग्यता। मृत्यु तथा स्थायी पूर्ण अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति गणना अधिनियम की धारा 4 तथा 4th अनुसूची में दिए गए विभिन्न आय वर्ग के लिए निर्धारित घटकों के आधार पर की जाती है, किंतु मृत्यु तथा स्थायी पूर्ण अयोग्यता की दशा में न्यूनतम क्षतिपूर्ति की राशि क्रमशः 50,000 व 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। स्थायी आंशिक अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति राशि की गणना करते समय स्थायी पूर्ण अयोग्यता की क्षतिपूर्ति दर या राशि को ध्यान में रखा जाता है।
श्रमिक जितनी प्रतिशत क्षमता दुर्घटना में खोता है, पूर्ण अयोग्यता क्षतिपूर्ति राशि का उतना ही प्रतिशत भाग क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक 25 वर्षीय श्रमिक जिसे 2000 रुपये प्रति माह मिलता है, उसकी 2 अंगुलियां तथा एक अंगूठा दुर्घटना के में कटकर अलग हो जाता है। इससे उसकी कार्य क्षमता में 20% कमी हुई आंकी जाती है। यदि 2000 रुपये प्राप्त करने वाले 25 वर्षीय श्रमिक की पूर्ण अयोग्यता पर धारा 4 तथा अनुसूची 4 के प्रावधान के अनुसार 2,60,292 रुपये की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 20% क्षमता खोने वाले श्रमिक को इस राशि का 20% भाग अथवा 2,60,292 इंटू 20/100 इक्वल टू 52,058.40 रुपये क्षतिपूर्ति रूप में मिलेंगे। पूर्ण या आंशिक अस्थायी अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति की गणना अर्धमासिक आधार पर की जाती है। ये राशि उसके मासिक वेतन के 25% होती है। ऐसी आंशिक अस्थायी अयोग्यता की दशा में अधिकतम 5 वर्ष तक क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हो सकता है। अधिनियमिक कमियां तथा सुझाव। इस अधिनियम के द्वारा श्रमिकों को कार्य के दौरान हुई दुर्घटनाओं से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा का प्रयास किया गया है, किंतु इस अधिनियम की व्यवस्थाओं में कई कमियां हैं जो निम्नानुसार है। यह अधिनियम लगभग 72 वर्ष पुराना हो गया है, जबकि परिस्थितियां बदल चुकी है। अभी 1995 में ही बहुत से संशोधन किए गए हैं, फिर भी ये संशोधन वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। इसमें और परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस अधिनियम का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है। अब कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों जिसमें 2-4 व्यक्ति कार्य करते हैं आदि में भी यंत्र के प्रयोग के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही है। अतः इस अधिनियम का क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए। इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि एक मुश्त दी जाती है। अतः श्रमिक उस संपूर्ण राशि को कुछ दिनों में खर्च कर देते हैं। अतः श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को पर्याप्त समय सुरक्षा नहीं मिल पाती है। अतः इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि श्रमिकों और उसके आश्रितों को उस राशि का एक पर्याप्त लंबी अवधि तक लाभ मिल सके। कई सेवा आयोजक इस अधिनियम की व्यवस्थाओं से बच निकलते हैं। दुर्घटनाओं को दबाकर श्रमिक से मामला आपस में निपटा लेते हैं। सरकार को कारखानों से दुर्घटनाओं की सूचना एकत्रित करने की प्रभावशील व्यवस्था करनी चाहिए। सूचना न देने वाले सेवा आयोजकों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। कई श्रमिक इस अधिनियम से अनभिज्ञ हैं, उन्हें इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति दरों में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए, किंतु मृत्यु तथा पूर्ण स्थायी अयोग्यता दशा में क्षतिपूर्ति की न्यूनतम राशि कम से कम 1 लाख रुपये कर देनी चाहिए। क्षतिपूर्ति के लिए एक कोष की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसका संचालन राज्य बीमा द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य बीमा नियम द्वारा किया जाना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों के लिए आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग उपलब्ध किए जाने चाहिए। इन सब सुझावों के क्रियान्वयन से यह आशा की जा सकती है कि श्रमिक कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के बाद भी सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। अब दूसरा अधिनियम है सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। भारत में सामाजिक बीमा के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। यह अधिनियम अप्रैल 1948 में पारित किया गया था। अधिनियम का क्षेत्र। यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू कर सकती है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे केंद्र सरकार की अनुमति से इस अधिनियम को किसी भी उद्योग, वाणिज्य, कृषि एवं अन्य संस्थाओं पर भी लागू कर सकती है। प्रारंभ में यह अधिनियम उन शक्ति चालित कारखानों पर लागू किया गया था जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्य करते थे, किंतु अब कई राज्यों ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उन कारखानों में भी लागू कर दिया है जिनमें शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता हो और जिनमें 10 से 19 तक कर्मचारी कार्य करते हैं। कि राज्य सरकारों ने 20 या अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाली दुकानों, होटलों, सिनेमाघरों, थिएटरों, सड़क परिवहन तथा समाचार पत्र संस्थाओं द्वारा पर भी लागू कर दिया है, किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है जिनका वेतन 3000 प्रति माह से अधिक नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त लाभ। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी को 6 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, बीमारी हित लाभ। जब बीमा कराने वाला कर्मचारी बीमार पड़ जाता है तो उसे ये लाभ दिया जाता है।
ये लाभ नगद में किया जाता है। ये लाभ 365 दिन की अवधि में सामान्यतः अधिकतम 91 दिन के लिए दिया जा सकता है, किंतु लंबी अवधि की बीमारी क्रोनिक डिजीज की दशा में इसे 309 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। बीमारी के प्रथम 2 दिनों के लिए लाभ तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि बीमारी 15 दिनों के भीतर ही पुनः नहीं आ जाती। लाभ सामान्यतः दैनिक मजदूरी के आधे के बराबर दिया जाता है। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन के लिए 7 दिन का तथा महिला नसबंदी ऑपरेशन के लिए 14 दिन का बीमारी लाभ भी दिया जा सकता है। दूसरा है मातृत्व लाभ। ये लाभ बीमित महिला श्रमिकों को प्राप्त होता है। ये लाभ निम्न दशाओं में दिया जाता है: जब बच्चा होने की आशा हो, जब अकाल प्रसव हो जाए, जब प्रसव संबंधी बीमारी उत्पन्न हो गई हो, या जब शिशु का असमय जन्म हो गया हो। जब बच्चा होने की आशा हो तो कुल 12 सप्ताह का पूर्ण औसत वेतन सहित अवकाश दिया जाता है। बच्चा होने की समाप्ति तिथि से 6 सप्ताह पूर्व तथा शेष बच्चा होने के बाद तो जारी रहता है, जिसको बदलकर 180 दिन कर दिया गया है। अकाल प्रसव दशा में अकाल प्रसव से 6 सप्ताह की अवधि के लिए अवकाश दिया जाता है। प्रसव संबंधी बीमारी होने पर अथवा शिशु के असामयिक जन्म की दशा में 1 महीने का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तीसरा है असमर्थता लाभ। यदि कोई बीमित अपने कार्य के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और कम से कम 3 दिनों के लिए कार्य करने में असमर्थ हो जाता है अथवा सदैव के लिए या आंशिक या पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसी इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूर्ण स्थायी अयोग्यता दशा में मजदूरी के 70% के बराबर राशि पेंशन के रूप में मिलती है। अस्थायी योग्यताओं के लिए इतनी ही राशि तब तक क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है जब तक कि अस्थायी योग्यता बनी रहती है। अन्य दशाओं में योग्यता लाभ इस अधिनियम के अनुसार प्रथम में दी गई दरों से किया जाता है। आश्रित लाभ। यदि किसी बीमित कर्मचारी की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। पेंशन राशि मासिक मजदूरी के 70% के बराबर देय होती है। चिकित्सा लाभ। इस अधिनियम के अंतर्गत बीमित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों को यदि बीमा के अंतर्गत परिवार को भी लाभ प्राप्त होते हैं तो चिकित्सा लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। ये लाभ निम्न रूपों में प्राप्त किया जा सकता है: भारी रोगियों के रूप में डॉक्टरों को घर पर बुलाकर किसी अस्पताल या अन्य संस्था में भर्ती होकर प्रत्येक बीमित या उसके परिवार के सदस्य उसी प्रकार की या उतना ही चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकेंगे जितना राज्य सरकार या निगम द्वारा उपलब्ध की गई है। कोई भी व्यक्ति उपलब्ध सुविधा से अधिक की मांग नहीं कर सकता है। अंत्येष्टि क्रिया लाभ। ये लाभ बीमित की मृत्यु होने पर प्राप्त होता है। ये लाभ परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति या वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने बीमित की अंत्येष्टि क्रिया के लिए वास्तव में खर्चा किया है। इस लाभ के अंतर्गत अधिकतम 1,000 रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं, जो बढ़ा के अब 3,500 या 5,000 कर दिए गए अब तो। प्रगति। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की काफ़ी प्रगति की है। योजना ने इस अधिनियम योजनाओं को देश के 22 राज्यों या प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 717 क्रियान्वयन केंद्र कार्यरत है। इस योजना के अधीन लगभग 60 लाख कर्मचारी बीमित है, जिनके परिवारों के लिए लगभग 2.67 करोड़ सदस्य लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अधीन चिकित्सा लाभों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 19 क्षेत्रीय बोर्ड तथा 296 स्थानीय समितियों का गठन किया गया है। इस निगम का एक केंद्रीय कार्यालय, 17 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा 8 नगद कार्यालय है जो इस निगम के कार्यों का संचालन करते हैं। प्रत्येक बीमित व्यक्ति के परिवार के लिए चिकित्सा लाभ की अधिकतम राशि 410 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है, जबकि पहले 345 रुपये वार्षिक थी। चिकित्सा लाभों के लिए वर्ष के लिए 337 रुपये से अधिक राशि खर्च की गई है। चिकित्सा लाभों के लिए निगम ने 120 चिकित्सालय जिनमें 20,925 बिस्तरों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्य चिकित्सालयों में भी 4,181 बिस्तर आरक्षित थे। निगम के स्थायी एवं अपंग सदस्य भी बढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए जा रहे हैं। इसमें आश्रित व्यक्ति आश्रित लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की विभिन्न लाभ योजनाओं के अधीन काफ़ी व्यक्तिगत लाभान्वित हो रहे हैं। कमियां तथा सुझाव। इस अधिनियम की तथा इसे क्रियान्वयन में अनेक कमियां रह गई है, शॉर्ट कमिंग्स एंड सजेशन, अतः उनमें सुधार की आवश्यकता है।
इस अधिनियम का क्षेत्र बहुत अत्यंत संकुचित है, इसका क्षेत्र विस्तृत किया जाना चाहिए। ये सभी प्रकार के उपक्रमों पर लागू करना चाहिए। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन किया गया है। इस निगम के कार्य में राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, अतः निगम को पूर्णतः सहायता दी जानी चाहिए। चिकित्सा सुविधाएं सीमित है, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। यदि सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा सकती है तो अन्य संस्थाओं से इलाज कराने की छूट दी जानी चाहिए। विभिन्न लाभों की दरों में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। सेवा आयोजकों द्वारा अंशदान का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि इस नियम के अंतर्गत 215 करोड़ रुपये बकाया थे। ऐसे दोषी सेवा आयोजकों को दंड दिया जाना चाहिए। बीमितों के सुझाव आमंत्रित करके बीमा निगम तथा इसके अस्पतालों में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। श्रमिकों तथा कर्मचारियों को इसके महत्वपूर्ण लाभों से अवगत करवाना चाहिए। इस नियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के लिए गठित समितियों में श्रमिकों को प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।